अब देखते हैं एक्टिविटी 1.3। आपको मूंग या ग्राम सीड्स लेना है जर्मिनेट करने के लिए। सिलेक्ट करने हैं 3 साइड के सीडलिंग। यहाँ पे आपको 3 ग्लास लेने हैं, एम्प्टी ग्लास A B C। एक के अंदर आपको सॉइल को मिक्स करके काउ डंग मैन्योर के साथ मिक्स करके डाल देना है सीड को। B ग्लास में आपको सॉइल को यूरिया के साथ मिक्स करके सीड के साथ डाल देना है। C के अंदर आपको कुछ नहीं डालना है। तीनों ग्लास को एक ही जगह पे सनलाइट और वाटर मिले उस हिसाब से आपको रख देना है। 7 to 10 डेज के बाद ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ इस हिसाब से दिखेगा। ए और बी में कंपैरेटिवली बी में सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रोथ हुआ होगा यूरिया वाला, ए में भी अच्छा हुआ होगा, सी में प्लांट उस हिसाब से ग्रो नहीं हुए होंगे जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशंस थी। दैट मीन्स मैन्योर और फर्टिलाइज़र उनकी ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है, फ़र्क क्रिएट करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है। फर्टिलाइज़र पड़ता है यहाँ पे। फर्टिलाइज़र मतलब केमिकल सब्सटेंस हुआ जो बहुत ही न्यूट्रिशंस में बहुत ही रिच हो। फर्टिलाइज़र जो फैक्ट्री में बनते हैं उसको भी फर्टिलाइज़र बोलते हैं। कुछ फर्टिलाइज़र है फेमस जो है यूरिया, एमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश और एनपीके। एनपीके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म से आता है, दैट इज अ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। Use of the fertilizer has helped the farmer to get better yield of the crops such as wheat, paddy, maize. फर्टिलाइज़र की मदद से फार्मर बहुत अच्छी तरीके से वीट, पैडी, मेज जैसे क्रॉप को ग्रो कर पाते हैं। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र ऑल्सो सॉइल की फर्टिलिटी को बैठने में मदद करते हैं। सो दैट मीन्स बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करना चाहिए जो वाटर के लिए भी पोल्यूशंस है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव टू बी सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइज़र बाय ऑर्गेनिक मैन्योर। हम लोग फर्टिलाइज़र की जगह पे ऑर्गेनिक मैन्योर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड लीव द फील्ड कल्टिवेटेड इन द बिटवीन द 2 क्रॉप। 2 क्रॉप लेने के बाद भी आप उसको नेचुरली रिप्लेनिश होने के लिए भी छोड़ सकते हैं। यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर्स। जब आप मैन्योर यूज़ करते हो तो सॉइल का टेक्सचर्स भी इंक्रूव होता है, उसका वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इंक्रीज होता है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद द ऑल्डर न्यूट्रिएंट्स। और उसकी जो सॉइल के अंदर जो भी लैक ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। अनदर मैटर ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट इज द थ्रू क्रॉप रोटेशंस। आप ये दूसरी वे से उसकी जो कैपेसिटी है वो क्रॉप न्यूट्रिशंस रिप्लेनिश करने की आप क्रॉप रोटेशंस कर सकते हो। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली। जैसे कि अर्लियर फार्मर जो होते थे नॉर्दर्न इंडिया में यूज़ करते थे लेग्यूमिनस प्लांट एक सीज़न में और दूसरे सीज़न में वो वीट ग्रो करते थे। उस हिसाब से जो नाइट्रोजनियस रिप्लेनिशमेंट है वो बहुत ही अच्छे से हो पाती थी। फार्मर आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। सरकार फार्मर को बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो है प्रैक्टिस है वो परफॉर्म करने के लिए हमेशा मोटिवेट करती आ रही है। आगे के लेसन्स में हम लोगों ने आगे के साल में हम लोग पढ़ के आए कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है जो जनरली लेग्यूमिनस प्लांट के नोड्यूल्स में नीचे रूट में पाए जाते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करते हैं, जो हम लोग डिटेल में पीछे नाइट्रोजन साइकिल में आगे लेसन्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया हुआ है फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में। फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बनता है। मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेसिड्यूज से बनता है। फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में बनता है। मैन्योर फील्ड में खुद क्रिएट कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र सॉइल को कोई ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता। मैन्योर सॉइल को फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करता है, ह्यूमस क्रिएट करता है। मैन्योर ह्यूमस क्रिएट करने में सॉइल की मदद करता है। फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं जैसे न्यूट्रिशन, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। जो मैन्योर होता है वो बहुत ही कम न्यूट्रिशंस, बहुत ही कम रिच न्यूट्रिशंस होते हैं जिसमें प्लांट को न्यूट्रिशंस इतने ज़्यादा नहीं मिलते फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में। मैन्योर के एडवांटेज देखेंगे। ऑर्गेनिक जो मैन्योर होते हैं उनके फर्टिलाइज़र की ओवर बहुत ज़्यादा अच्छे एडवांटेज है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो बढ़ जाएंगी। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच द जो गैस का एक्सचेंज है वो बहुत ही ईजिली हो जाएगा। मैन्योर यूज़ करने से माइक्रोब्स जो होंगे सॉइल के अंदर वो बढ़ जाएंगे जो सॉइल को लूजिंग और टीलिंग में मदद करेंगे। सॉइल का टेक्सचर बढ़ जाएगा। 1.6 देखते हैं, दैट इज द इरिगेशंस। ऑल द लिविंग बीइंग, हम लोग को पता है उनको पानी की बहुत ज़रूरत होती है टू लीव। वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ में भी, जो फ्लावर, फ्रूट और सीड्स के डेवलपमेंट में मदद करता है। जब प्लांट रूट के थ्रू प्लांट जब वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं तो उसके अंदर मिनरल फर्टिलाइज़र भी अब्जॉर्ब हो जाते हैं। प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीड के जर्मिनेशंस उसके बिना नहीं पॉसिबल होंगे, क्योंकि ड्राई कंडीशंस में सीड का जर्मिनेशंस नहीं होता है। न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द बोथ फ्रोस्ट एंड द हॉट एयर करंट। पानी प्लांट को फ्रोस्ट और हॉट एयर करंट से भी बचाने में मदद करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर द हेल्दी क्रॉप ग्रोथ।
फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली, इसीलिए जो क्रॉप है उनको पानी रेगुलरली बेसिस पे देना चाहिए। उस हिसाब से सप्लाई ऑफ द वाटर द रेगुलर इंटरवल उसको बोलते हैं इरिगेशन, कि पानी का सप्लाई प्लांट को रेगुलर इंटरवल पे देना। दैट प्रोसेस इज इरिगेशन। टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्रॉप टू क्रॉप डिफरेंट होती है, सॉइल टू सॉइल और सीजन टू सीजन डिफरेंट होती है। सपोज टू बी समर में प्लांट को पानी ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि उसमें शॉर्टेज हो जाती है ट्रांसपिरेशन की वजह से। Could it be due to the increased rate of evaporation of the water from the soil and the leaves? Yes, ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाने की वजह से उन्हें पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। बोजो यहाँ पे कुछ कहना चाहता है, बोलता है आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट। लास्ट समर माई प्लांट ड्राइड अप एंड डाइड। मैं अभी पानी बहुत ढंग से दूंगा क्योंकि लास्ट ईयर मेरे जो प्लांट है वो ड्राइड अप हो गए थे मेरे पानी ना देने की वजह से। सोर्स ऑफ इरिगेशन देखते हैं हम लोग को पानी कहाँ से मिलता है। वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनल्स। यहाँ से हम लोग को इरिगेशन के लिए पानी मिलता है। यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड दी हुई है इरिगेशन की। वाटर जो वेल में अवेलेबल होता है लेक या कैनल में, उसको अलग अलग मेथड से फील्ड तक पहुँचाने का काम किया जाता है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज इन दिस मेथड, सो दैट दिस मेथड इज चीपर एंड लेस एफिशिएंट। वो है मोट, आपको बाजू में दिख रही होगी, एक पर्सन है जो अंदर से पानी को निकाल कर फिर फील्ड को पानी दे रहा है, दैट इज अ मोट पुली सिस्टम। एंड चेंज पंप, यहाँ पे चेन पंप आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि किस हिसाब से पानी को ऐसे चेन क्रिएट करके फील्ड तक पहुँचाया जा रहा है। डेकली आपको दिख रहा होगा कि वो एक रॉड जैसा क्रिएट करके पानी अंदर से बाहर निकाल रहा है और फिर वो फील्ड को पहुँचाने की काम कर रहा है। नेक्स्ट है राहत। यहाँ पे एक एनिमल को पंप करने के फॉर्म में लगा दिया जाता है, वो गोल गोल घूमता है और वो ऊपर जो दूर आपको जो चक्कर दिख रहा है वो पानी फील्ड में पहुँचाने का काम करता है। आज के ज़माने के फंक्शंस के और टेक्निक्स के बारे में बात करें तो पंप्स बहुत ही कॉमनली यूज़ होते हैं पानी को लिफ्टेड आउट करने के लिए। वहाँ पे डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी यूज़ होती है पंप्स को रन करने के लिए। मॉडर्न टेक्निक देखेंगे। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ द वाटर इकोनॉमिकली। कुछ टेक्निक्स है जिसमें से पहली है स्प्रिंकल सिस्टम्स। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड एंड वेयर द सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ये जो टेक्निक है अनइवन लैंड पे जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं हो वहाँ पे यूज़ होती है। परपेंडिकुलर पाइप क्रिएट की जाती है। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रही होगी परपेंडिकुलर पाइप मतलब 90 डिग्री पाइप क्रिएट की जाती है। हैविंग अ रोटेशनल नोट्रल्स मतलब उनको पानी के पास वाटर जैसा मतलब बारिश जैसा फीलिंग दिया जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिक्चर में एक स्प्रिंकलर जैसा लगाया हुआ है जहाँ पे नोजल्स होती है टॉप पे। जब भी पानी का फोर्स शुरू हो जाता है तो वो गोल गोल मूव होके बारिश के फॉर्म में प्लांट को पानी रेगुलर इंटरवल पे देने में मदद करता है। When water is allowed to flow through the main pipe under the pressure with the help of a pump, it escapes from the rotations nodal. It gets sprinkled on the crop और इस हिसाब से वो रेनिंग के एज अ क्रॉप को पानी देने में, क्रॉप को लगता है कि बारिश हो रही है उस हिसाब से वो फील्ड दे के उनको पानी पहुँचाने का काम किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सैंडी सॉइल के लिए। ड्रिप इरिगेशन देखेंगे। ड्रिप इरिगेशन कुछ इस हिसाब से है। ये थोड़ी एक्सपेंसिव मेथड है लेकिन यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप क्रॉप को उनके रूट पोजिशंस तक पानी पहुंचाया जाता है, इसीलिए इसको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। ये बहुत ही बेस्ट टेक्निक है स्पेशली फ्रूट प्लांट, गार्डन और ट्री के लिए। और यहाँ पे प्लांट को ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी भी दिया जाता है। ये वहाँ पे बहुत ही यूज़फुल मेथड है जहाँ पे पानी की बहुत ही प्रॉब्लम है एंड जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ही पुअर है। यहाँ पे पानी थोड़ा भी वेस्ट नहीं होता है। थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड है बट यहाँ पे पानी थोड़ा भी वेस्ट नहीं होता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड देखेंगे। बोजो और पैली नज़दीक में वीट फील्ड के पास गए तो उनको देखा कि जो प्लांट है दे सॉ दैट देयर वाज सम अदर प्लांट इन दैन फील्ड टू, दूसरे भी प्लांट है। सो यहाँ पे बोजो को क्वेश्चन होता है हैव दोस प्लांट बीन प्लांटेड पर्पसली, इसको क्या जानबूझ के ग्रो किया जाता है? नहीं, एक्चुअली जो अनवांटेड प्लांट है जो क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं उनको बोलते हैं वीड, जो प्लांट के लिए बहुत ही डेंजरस होता है क्योंकि न्यूट्रिशंस और बाकी सारे जो एलिमेंट है उसके लिए उनके साथ कंपटीशन करते हैं। उसकी वजह से उनका जो ग्रोथ है प्रॉपर प्लांट का जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनका ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है। डैट मीन्स जो अनडिजायरेबल प्लांट है जो नेचुरली ग्रो हो जाते हैं उनको वीड बोलते हैं। रिमूवल ऑफ वीड, ये प्रोसेस को वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग बहुत ही नेसेसरी है क्योंकि जो क्रॉप के साथ कंपटीशन होगा वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस और लाइट वो कम हो जाएगा। दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ अ क्रॉप। सो वीड्स इनफर इवन द हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर द एनिमल एंड ह्यूमन बींग। कभी कभी ऐसी घास उग जाती है जो एनिमल और ह्यूमन बींग के लिए बहुत ही पॉइजनस होती है।
फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव द वीट और कंट्रोल द ग्रोथ। फार्मर बहुत सारी टेक्निक यूज़ करते हैं वीट को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। जब टीलिंग होती है बिफोर शोइंग ऑफ अ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ अ वीड विच मे देन ड्राइड अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। जब टीलिंग का प्रोसेस होता है, जब घास उग जाती है तो उसको मार दिया जाता है, खींच लिया जाता है क्योंकि उसकी वजह से, या फिर उसको ड्राइड अप कर दिया जाता है ताकि वो सॉइल के साथ मिक्सड हो जाए। बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज दैट बिफोर प्रोड्यूसिंग द फ्लावर एंड द सीड्स। जब फ्लावर और सीड्स आना शुरू हो जाए उसके पहले उसको निकाल देना। पहले ये काम हाथ से हो जाता था, मैन्युअली रिमूविंग, जिसमें फिजिकल रिमूव हो जाता था, जिसको उसको अपरूटिंग किया जाता था, रूट से बाहर खींच लिया जाता था ग्राउंड को। ये प्रोसेस खुरपी करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ये यहाँ पे आपको बाजू में खुरपी करके इंस्ट्रूमेंट आता है, वहाँ पे यूज़ होता है। सीड ड्रिल्स इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट द वीड्स। आपने आगे सीड ड्रिल्स का पिक्चर्स देखा, वो भी यूज़ हो सकता है अपरूट करने के लिए सीड्स को। वीड को कंट्रोल करने के लिए दवाएं छिड़की जाती है, केमिकल छिड़की जाते हैं, दैट इज़ अ वीडिसाइड्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल वीडिसाइड्स के दिए हुए, दैट इज़ 2 and 4D। ये जो होते हैं वो स्प्रे किए जाते हैं वीड के ऊपर ताकि वीड मर जाए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। वो उस हिसाब से बनाया जाता है कि क्रॉप को डैमेज ना करे। वीडीसाइड को पानी के अंदर डाइल्यूट किया जाता है एंड फिर उसको स्प्रे किया जाता है स्प्रिंकलर की मदद से। यहाँ पे पिक्चर में एक फार्मर है जो क्रॉप के ऊपर स्प्रे कर रहा है। यहाँ पे बोजो को वापस एक क्वेश्चन आता है कि डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट्स ऑन द पर्सन्स हैंडलिंग द वीडीसाइड्स? यस, एक्चुअली वीडीसाइड्स जो होता है जब वेजिटेटिव ग्रोथ के ऊपर स्प्रेड किया जाता है तो फार्मर्स की हेल्थ पे भी बहुत ही हेजारियस है। ये जब ग्रो किया जाता है बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, स्प्रे ऑफ वीडीसाइड्स मे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। सो जब वो केमिकली ये यूज़ करे तो उनको अपना नोज़ माउथ सब बंद कर देना चाहिए क्लोथ से, ताकि वो केमिकल है वो उनके नाक या मुंह के थ्रू अंदर बॉडी में ना घुस जाए। नेक्स्ट देखते हैं 1.8, दैट इज़ अ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब क्रॉप रेडी हो जाए तो उसको काटना पड़ता है, निकालना पड़ता है फीड को। दैट प्रोसेस इज नोन एज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज द क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और द कट क्लोज टू द ग्राउंड। यूजुअली 3 से 4 महीने लगते हैं जैसे कि सीरियल जैसे क्रॉप को मैच्योर होने में। हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय द सिकल या फिर मशीन्स, हाथ से सिकल के फॉर्म में यूज़ करके, बाजू में सिकल आपको दिख रहा होगा, या फिर मशीन की मदद से हार्वेस्ट किया जाता है। इन द हार्वेस्टिंग क्रॉप ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम दैट शाफ्ट। उनको दाने और उनका जो बाहर का आउटर लेयर होता है शाफ्ट, उनको अलग करने की प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। ये कंबाइन हार्वेस्टर की मदद से की जाती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मशीन जो है, बड़ी सी मशीन जो हार्वेस्टर है, कंबाइन हार्वेस्टर, एक ही साथ क्रॉप को काटने का और अलग करने का, शाफ्ट और ग्रेन्स को अलग करने का काम करती है। यहाँ पे जो पहली है वो बता रही है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टॉप्स आर लेफ्ट इन फील्ड। कुछ जो प्लांट होते हैं वो रह जाते हैं तो फार्मर उसको जला देते हैं। तो पहली थोड़ी वरीड हो जाते हैं, शी नो दैट कॉज पोल्यूशन। इट में ऑल्सो कैच द फायर एंड डैमेज द क्रॉप लाइंग इन दैन फील्ड। कभी कभी ये जलाने की वजह से जब काट लेते तो कुछ क्रॉप बच जाते तो फार्मर उसको जला देते हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो शी वॉज वरीड अबाउट दैट। फार्मर विद द स्मॉल होल्डिंग ऑफ अ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ अ ग्रेन एंड शाफ्ट बाई विनोइंग। ग्रेन और शाफ्ट को अलग करने के लिए विनोइंग की मशीन आती है जो आपको नीचे ही दिख रही होगी। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं। इंडिया जैसी कंट्री में 3-4 मंथ्स के बाद हार्ड वर्क का दिन आता है जिसको हार्वेस्ट फेस्टिवल के फॉर्म में माना जाता है। द साइट ऑफ अ गोल्डन फील्ड ऑफ अ स्टैंडिंग क्रॉप लेडन विद द ग्रेट, जो फार्मर के लिए बहुत ही डिलाइटफुल साइड होता है। एफर्ट ऑफ द पास्ट सीजन्स हैव बॉर्न फ्रूट। उनको इतना सारा मेहनत का जो फल मिलने वाला है तो ये टाइम होता है उनके लिए अभी लिटिल एन्जॉय का और रिलैक्सेशंस का। एक बार हार्वेस्टिंग हो जाए बात, पीरियड होता है जो हार्वेस्टिंग का उनके लिए बहुत ही खुशी और हैप्पीनेस, पूरे इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा फेस्टिवल माना जाता है जहाँ पे मैन और वुमेन सेलिब्रेट करते हैं विद ग्रेट एंथुजियाज्म। स्पेशल फेस्टिवल ये हार्वेस्टिंग सीजन के साथ एसोसिएटेड है वो है पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबानिया एंड बिहू। स्टोरेज देखते हैं 1.9। एक बार ये हार्वेस्ट हो जाने के बाद क्रॉप को मैं खुला तो छोड़ नहीं सकते हम लोग, सो इसी हिसाब से उसको स्टोरेज करने का क्वेश्चन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर हम लोग को उसको खुला रख दे तो मॉइस्चर है या फिर इंसेक्ट, रैट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर अटैक कर लेंगे। जो फ्रेश क्रॉप है वो उसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है तो उसको पहले ड्राई कर दिया जाता है। अगर ड्राई नहीं करे तो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर स्पॉइल कर सकते हैं या अटैक कर सकते हैं। जर्मिनेशंस भी नहीं होती, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। बिफोर शोइंग दैम
ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राई इन द सन, पहले उसको ड्राई किया जाता है सन में से मॉइस्चर ताकि उड़ जाए। एंड दिस प्रिवेंट द अटैक ऑफ बाई एनी इंसेक्ट्स पेस्ट, इससे बैक्टीरिया फंगा और पेस्ट का खतरा उनके ऊपर अटैक करने का कम हो जाता है। यहाँ पे पहली को क्वेश्चन होता है कि आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम्स कंटेनिंग वीट, व्हाई आई वंडर, ताकि जो पेस्ट है उन्हें अटैक ना करे और वो जो नीम लीव्स है उससे वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दूर रहे। फार्मर स्टोर करते हैं ऐसे बड़े बड़े सिलोस में अपने खाने को, ये एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट स्टोर करती है। यहाँ पे लिखा भी है भारतीय संघ निगम, और जो फार्मर है वो उनको ऐसे गोडाउन में स्टोर कर देते हैं जूट बैग में बांध कर या फिर मेटालिक बीन्स में। और बड़े बड़े जो ग्रेनर्स होते हैं मैंने यहाँ पे बताया, दिस इज द सिलोस या फिर ग्रेनरीज बोल सकते हैं आपको, इतने बड़े बड़े कंटेनर होता है। यहाँ पे भी प्रोटेक्ट किया जाता है उनको रेड्स और इंसेक्ट से। ड्राई नीम लीव्स एक्चुअली जनरली यूज़ होते हैं घर पे, हम लोग जब स्टोर करते हैं तो फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन द बिग गोडाउन। स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट यूज़ की जाती है ताकि पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना करे। अभी देखते हैं फूड फ्रॉम द एनिमल 1.10। यहाँ पे कुछ फूड बताया हुआ है जो हम लोग को कहाँ से मिलते हैं उसके बारे में आपको लिस्ट बनानी है। आफ्टर कंप्लीटिंग ये टेबल आपको पता पड़ा होगा कि प्लांट एनिमल भी हम लोग को अलग अलग टाइप ऑफ फूड देते हैं। स्पेशली मैनी पीपल लिव इन द कोस्टल एरिया, वो लोग फिश खाते हैं अपने डाइट के से। प्रीवियस लेसन्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि फूड प्लांट्स के साथ साथ एनिमल से भी ऑब्टेन होता है। वी हैव जस्ट सीन दैट प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ अ सीड्स, शोइंग एक्सेट्रा। सिमिलरली एनिमल को भी घर में या फार्म में रियर कर दिया जाता है, उनको प्रॉपर फूड, शेल्टर, केयर दी जाती है और ये लार्ज स्केल पर डन हो तो उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। यहाँ पे पहली बताती कि फ़िश बहुत ही अच्छी होती है हेल्थ के लिए। वी गेट कोड लीवर ऑयल फिश में से, जो विटामिन डी से बहुत ही, इसमें से विटामिन डी बहुत अच्छा मिलता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।